हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ज्योग्राफी का है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स तक वीडियो लेकर आऊंगी। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, तो आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचर के वो सारे एलिमेंट्स जो ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली या कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। लेकिन क्या है कि नेचर ने तो हमको हजारों एलिमेंट्स दिए, तो क्या हम सबको रिसोर्स बोलेंगे? नहीं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को रिसोर्स बोल सकते हैं जो ह्यूमन इस्तेमाल कर सकता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स कैन बी called resources only when these are utilized by man through their special knowledge and expertise। अगर ह्यूमन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, then only we can call them resources। ठीक है, अब ये है डेफिनेशन रिसोर्सेज की, जो आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसमें से पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज रिसोर्स, उसके बाद यूसेज बताने होंगे, तो इसलिए ये आपको याद करना है। क्या लिखा है? द थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, मैन जिस पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, ऐसी चीजें जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर सकती हैं, एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम। यानी कि जैसे आयरन, आयरन एक नेचुरल एलिमेंट है। अब आयरन का इस्तेमाल ह्यूमन तो करता है ना, छोटी सी पिन बनाने से लेकर एकदम बड़ी मशीन तक हम हर जगह आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन एक नेचर का एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल ह्यूमन करता है, इसलिए तो आयरन क्या हो गया? हमारा नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पर मैन ने अपना दिमाग लगाकर उसको अपने लिए यूज करना चालू किया। सो दीज ऑल आर कॉल्ड रिसोर्स। ये होगी तो हमारी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे एनीथिंग विच कैन यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, जो सारी नेचर की चीजें ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं, वो सब होंगी हमारी रिसोर्सेज। एशियंट टाइम पे क्या होता है कि मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड इनसाइड द अर्थ। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितने मिनरल्स हैं वो पहले इंसान को पता नहीं था। धीरे धीरे करके डिस्कवरीज हुई तो पता चला कॉपर, उसके बाद आयरन, ये सारे मिनरल्स बाद में डिस्कवर किए गए। तो देखो, जब तक इंसान को पता नहीं था कि ये मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, तब वो उनको इस्तेमाल भी नहीं करता था। ठीक है, तो जब वो उनको यूज नहीं करता था तब वो मिनरल्स उनके लिए रिसोर्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही डिस्कवर हुआ, पता चला कि इसको तो हम काफी सारी चीजें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग यूसेज है इसके, तब जाके ये सारे जो मिनरल्स हैं वो रिसोर्स कहलाए। ठीक है, तो जब तक ह्यूमन उनको यूज नहीं कर लेता है तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाते। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी। यानी कि उस जो रिसोर्स होते हैं उनमें 2 चीजें होनी चाहिए। पहला कि वो ह्यूमन वांट्स के काम आ सके, और दूसरा ह्यूमन उसको अपने हिसाब से यूज कर सके। रिसोर्सेज आर मेड अप ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, रिसोर्स 3 चीजों के इंटरेक्शन से बनता है, मैन, नेचर एंड कल्चर। तो देखो, नेचर सारे ही एलिमेंट, सारे रिसोर्सेज नेचर ने ही प्रोवाइड किए हैं, उसका इस्तेमाल कौन करता है? मैन। लेकिन कल्चर यहाँ पर क्यों आया? कल्चर इसलिए है कि मैन अपने कल्चर के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करता है। जैसे कि अगर मैंने आपको गन दी तो आप अपने आप को बचाने के लिए यूज करोगे, अगर वही चीज टेररिस्ट के हाथ में है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, है ना। तो इसलिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल मैन अपने कल्चर के हिसाब से करता है, इसलिए इट इज द इंटरेक्शन ऑफ 3 मैन, नेचर एंड culture. Now resources are useful to us in many ways. Let us know about it. यूसेज जानने से पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग लेकर आई हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर है और हमको नहीं पता कि वो है, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अभी रिसेंटली इंडिया को लिथियम रिजर्व मिला है। क्या मिला है? लिथियम रिजर्व। अब लिथियम होता क्या है? ये सेमीकंडक्टर चिप्स में इस्तेमाल होता है, फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर व्हीकल हो गए, फिर लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल कैमरास, इन सब में लिथियम का इस्तेमाल होता है। और इंडिया लिथियम को चाइना से इंपोर्ट कराता है, क्लियर? क्योंकि हमारे यहाँ हमको नहीं पता था रिजर्व है, तो अभी पता चला, तो चाइना से हम लिथियम इंपोर्ट करते थे। अब देखो, हमको सबसे पहले लिथियम कहाँ से मिला?
जम्मू कश्मीर से मिला, ठीक है, उसके बाद अभी राजस्थान में भी मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमको नहीं पता था कि हमारे यहाँ लिथियम रिजर्व है, लेकिन जैसे ही हमने लिथियम रिजर्व की डिस्कवरी कर ली, नाउ दिस मिनरल बिकेम आवर रिसोर्स। अभी तक ये रिसोर्स नहीं था, लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो लिथियम अब हमारे लिए क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिसोर्स, एक्सप्लेन इट्स यूसेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन टिक कराई थी वो, उसके बाद 3 यूसेज है, तीनों एज इट इज लिखने हैं। सबसे पहला यूसेज है कि हम रिसोर्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। सो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लीटेड या कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज। जैसे क्या क्या आ गया यहाँ पे, अलग अलग क्रॉप्स हो गए एग्रीकल्चर के थ्रू, फिर मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वायर्स, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज। ये सारे के सारे फूड आइटम्स हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। ओके, सेकेंड, हम रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। कितने सारे इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से या फिर नेचुरल एलिमेंट से, तो वो सारे क्या हो गए, रिसोर्स। अब जैसे सिल्क इंडस्ट्री है तो सिल्क वॉर्म से आएगा, फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से, तो वो भी उनका क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। फिर जैसे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो आयरन और कॉपर का इस्तेमाल करती है, तो आयरन कॉपर मिनरल्स जो है वो उनके लिए क्या हो गए, रिसोर्स। सो वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स भी रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर वुड, वूल, ये वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल ओर्स, जितने भी ये मिनरल ओर्स हैं वो इंडस्ट्री में काम आते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो हम रिसोर्स को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं। फिर तीसरा है एज एनर्जी, ये फ्यूल की तरह भी काम करते हैं। कैसे, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल हम भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज भी, ठीक है, एज अ फ्यूल। तो एनर्जी सोर्स हो गया। इसके अलावा एनर्जी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं इन रिसोर्सेज से, सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब और वाटरफॉल। देखो, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई, रिसोर्स। ठीक है, चलो फिर आता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, आपको बुक में टेबल में पहला वाला और तीसरा वाला दिया है, और जो सेकंड वाला है उसका पैराग्राफ लास्ट में है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। इन दोनों का जो टेबल है वो देखेंगे, पर पहले ये समझ लो, सिंपल है, आपको पता ही होगा। रीअवेबिलिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो इन नियर फ्यूचर दोबारा से आपको मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यू हो सकते हैं, रीन्यूएबल। और ऐसे रिसोर्सेज जो इन नियर फ्यूचर आपको नहीं मिल सकते, एक बार खत्म हो गए तो बस फिर हमको नहीं मिलेंगे, तो वो हो जाएंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अभी हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ते हैं। देखो, ओनरशिप के बेसिस पे सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे रिसोर्स, हमारा घर, हमारी जमीन। तो इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, फैमिली या इंडिविजुअल ओन करता है लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। फिर दूसरा देखो क्या आता है, नेशनल रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल के नहीं है, उसका इस्तेमाल पूरी कंट्री कर रही है, तो ओन बाय अ कंट्री और अ रीजन। इसका एग्जाम्पल है आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे आर्मी सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, आर्मी पूरी कंट्री की सुरक्षा करने के लिए है यहाँ पर, इसलिए आर्मी क्या हो गया, हमारा नेशनल रिसोर्स हो गया। फिर तीसरा आता है ग्लोबल रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो मल्टीपल नेशन साथ में ओन करते हैं और उनका मकसद वेलफेयर होता है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, यानी कि आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर आर कॉल्ड डैश। तो क्या लिखोगे आप, ग्लोबल रिसोर्सेज। ठीक है, फिजिकल या नॉन फिजिकल विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो ग्लोबल। देखो, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया के नेशंस हैं वो सब उस चीज को ओन करते हैं और मकसद क्या है, वेलफेयर करना। तो दीज आर कॉल्ड ग्लोबल रिसोर्सेज। नाउ अब जो हमारा तीसरा नंबर का था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल, यानी कि जो हर जगह है, तो यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
अब गैसेस तो हर जगह होती हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिसोर्सेज। अच्छा, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा डैश इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिसोर्स और ब्रैकेट में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ये मेन तो याद रखना है, ठीक है, और ये डेफिनेशन। चलो, दूसरा क्या है, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो आसानी से मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जनरली अवेलेबल। एग्जाम्पल है यहाँ पर लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड, ठीक है, ये तो आसानी से मिल जाते हैं ऐसे रिसोर्स, तो हो जाएंगे जनरली अवेलेबल। फिर रेयर, ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पे नहीं है, काफी कम ऐसी जगह है जहां पर ये रिसोर्स मिलेंगे, इसलिए ये रेयर रिसोर्स है। एग्जाम्पल आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, फिर कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, सिल्वर, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, ऐसा नहीं आप कोई भी जगह खोदोगे तो वहाँ से आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, नहीं, इसकी स्पेसिफिक जगह होती है, बहुत ही कम जगह पर ये मिलते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, रेयर रिसोर्स। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इतने रेयर रिसोर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 जगह हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, सॉलिटरी रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है कि मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सॉलिटरी रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दिया है क्रियोलाइट, जो कि जो ग्लास की चीजें हैं ना उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, तो क्रियोलाइट पूरी दुनिया में कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में, सो इट इज एन सॉलिटरी रिसोर्स। चलो, अब जो सेकंड वाला ऑन द बेसिस ऑफ री अवेबिलिटी में बता रही थी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 टाइप्स हैं, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। ऐसे कुछ रिसोर्स होते हैं जो अपने आप को बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी, कभी नहीं, विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती उनको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। ओके, तो अगर ये इनएग्जॉस्टेबल है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो इन नियर फ्यूचर कभी खत्म होने नहीं वाले। फिर आता है जो खत्म हो जाएंगे, सो विच कैन नॉट बी रीयूज वंस दे आर यूज और कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। ऐसे रिसोर्स जो अगर अभी खत्म हो गए तो उनको बनने में ना हजारों साल लगते हैं, तो इन नियर फ्यूचर हमको वो मिलने नहीं वाला, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब कौन कौन से हैं, मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। हमको पता है पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यही कारण है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्लियर, तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आ जाते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमको पता है कि लिमिटेड है, ठीक है, जो है उनको बचा के चलना है। सो ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। देखो, ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होने वाली, वो अनलिमिटेड है, लेकिन उन ज़रूरतों को, उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज, मतलब पिछले 100 सालों में जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका रीज़न क्या है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, माइनिंग की टेक्नोलॉजी अलग अलग आ चुकी है, तो बहुत सारे मिनरल्स हम यूज़ कर पा रहे हैं उसकी वजह से। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का यूज़ और बढ़ गया। और दूसरा तो क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ severe implication will have to experience in the near future if serious thought is not given to this matter। अगर या इसमें ध्यान नहीं दिया गया, धीरे धीरे करके हम रिसोर्स एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और उसको खत्म भी कर रहे हैं, तो अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इट इज आवर ड्यूटी, तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखें। अब रखेंगे कैसे? सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज या अनयूटिलाइज। बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया लिथियम का। सबसे पहले अपनी कंट्री, अपनी नेशन के बारे में पता करो कि हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं या जिनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद ऐसे रिसोर्स जो एक्सटेंड होने वाले हैं उनको बचाना है, और जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है और हम कर सकते हैं उसकी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। ओके, फिर जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे कि पेट्रोलियम,
वो एक्सप्लॉइट नहीं करना है, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उनका इस्तेमाल करना है। अब हमको पता है कि खत्म होने वाले हैं तो उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखो। शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो ज़्यादा, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सब कैसे कभी खत्म नहीं होंगे। फिर द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड ईजिली अवेलेबल। देखो, जो चीज़ हमको आसानी से मिल जाती है उसकी कदर हमको नहीं रहती। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर बिल। जिस घर में वाटर बिल आता है उन लोग को पानी की ज़्यादा कदर होगी, और जिस घर वाटर बिल नहीं आता वो पानी को इतना वेस्ट करते होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो चीज़ सस्ते में या आसानी से मिल जाती है उसको वेस्ट नहीं करना है। इंस्टेड क्या करना है, दे शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड फॉर फ्यूचर। उनको भी बचा बचा के इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे। ओके, चलो फिर आता है दोज विच आर लिमिटेड शुड बी कंजर्व। ऐसे रिसोर्स जो खत्म होने आ रहे हैं उनको कंजर्व करना है, उनका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमको ढूंढ के रखना है। तो हमने ईवी तो निकाल लिया, ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा। फिर लॉज फ्रेम करने हैं और उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी करना है। Then citizens should well acquaint with all the facts associated with the rational usage of resources। सिर्फ गवर्नमेंट करेगी तो नहीं होगा, हमको यहाँ पे सिटीजन्स को भी अवेयर करना होगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से रिसोर्स ऐसे हैं जो खत्म होने आ रहे हैं, तो उनको कंजर्व और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे फैक्ट से हमको सिटीजन्स को भी अवेयर कराना है। सो दीज आर दी वेज इन विच वी कैन कंजर्व आवर फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, चलो अब सॉइल भी एक हमारा रिसोर्स है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सबसे पहले सॉइल बनती कैसे है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि अर्थ क्रस्ट का जो पहली लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं सॉइल। द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ वेर इन वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सॉइल। वो जो पहली लेयर है वो वेजिटेशन ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल। द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब उसमें क्या क्या होता है, तो मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर आर मिक्स्ड अप विथ इट। ओके, नाउ पेरेंटल रॉक लाई बिलो द सॉइल। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन। अब ये जो शब्द है ना डेन्यूडेशन, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, सॉइल बनती कैसे है, तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ओके, क्रैक्स आने के बाद धीरे धीरे वो क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं, तो उन जो रॉक्स के बीच का गैप है वो कहाँ गया, वो एकदम लूज पार्टिकल हो गए और वो पार्टिकल्स बन जाते हैं हमारे सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप विद इट। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे देखो, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ, इसके अंदर क्योंकि देखो पत्थरों से बनती है इसलिए उसमें मिनरल्स अपने आप आ जाते हैं। तो मिनरल्स होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स, सारे ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग क्रिएचर जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बायोटिक एलिमेंट्स है विच हैव कैपेसिटी टू ग्रो, और ये सब कुछ भी ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल है। ये देखो, ये रहा वेदरिंग एंड एरोजन, जिसको हम डेन्यूडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये एक बड़ा सा रॉक है, इसके बीच में आया क्रैक। अब ये क्रैक एयर प्रेशर, टेम्परेचर, फिर बहुत स्पीड में जब वाटर आता है वो, फिर विंड, इन सब की वजह से पत्थरों में क्रैक्स आ जाते हैं। अब ये क्रैक क्या करते हैं, धीरे धीरे इधर का जो पार्टिकल्स होंगे ना, रॉक के पार्टिकल लूज हो जाते हैं, लूज होके वो बह जाएंगे। तो यहाँ का जो भी पार्टिकल्स है वो क्या बन गए, मिट्टी, यानी कि सॉइल। सो इन दिस वे सॉइल इज फॉर्म। और ये जो क्रैक्स है इनको हम बोलते हैं वेदरिंग। और जब ये बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर पे वेदरिंग की वजह से क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, तो बीच का जो पूरा हिस्सा है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। एंड दिस इज हाउ सॉइल इज फॉर्म, जिसको इस पूरे प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। एमसीक्यू में एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है, उसमें आपका आंसर है वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, याद रखना। चलो फिर आता है सॉइल अगेन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल विच कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स, जो कि वेजिटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। हर जगह प्रोपोर्शन सेम नहीं होता, यानी कि पूरी इंडिया की मिट्टी एक जैसी है क्या, नहीं, हर जगह जो सॉइल है वो अलग अलग है, कहीं ज़्यादा फर्टाइल है, कहीं बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, इस तरीके से। ओके, तो सॉइल इज द लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल। देखो
किसका स्कैटर्ड मटेरियल? पैरेंटल रॉक का स्कैटर्ड मटेरियल। जैसा रॉक होगा उस जमीन के अंदर वैसे ही मिट्टी होगी। अब रॉक यानी कि 9th में हमने पढ़ा था जो प्राइमरी रॉक है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। उसके बाद इग्नियस से ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बने हैं। तो जहां जैसे रॉक्स होंगे वहां पे उसी हिसाब का हमको सॉइल देखने को मिलता है। डेन्यूडेशन के जो फैक्टर्स हैं, प्रिपेयर वेरी थिन लेयर्स फॉर द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। धीरे धीरे, और ये जो प्रोसेस है ना डेन्यूडेशन का, ये बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसलिए हम सॉइल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार ये जो सॉइल है ये खत्म हो गई, खत्म यानी कि अगर इसकी फर्टिलिटी चली गई तो फिर वेजिटेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो ये जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल, इसको भी बचाना जरूरी है। ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिके ऑफ वेजिटेशन एंड इंसेक्ट। अब ह्यूमस क्या होता है? डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसमें ह्यूमस आ जाता है मिट्टी में, जिसकी वजह से सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ओके, दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन, और यही बायोटिक एलिमेंट वेजिटेशन यानी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्लाइमेटिक इंपैक्ट इन द ड्यूरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा है कि भले पेरेंटल रॉक सेम हो, ठीक है, पेरेंटल रॉक यानी दोनों जगह इग्नियस रॉक है, लेकिन एयर टेम्परेचर, क्लाइमेट, प्रेशर, इन सब की वजह से आपको अलग अलग सॉइल देखने को मिलती है। भले पेरेंटल रॉक सेम है लेकिन फिर भी सॉइल में डिफरेंस आ जाता है। उसका रीजन क्या है? वहां का क्लाइमेट अलग होता है, ठीक है। तो सॉइल इज फाउंड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर डिफरेंट क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट। क्लियर? यहाँ पे क्या बोला था कि जैसी रॉक्स होंगी उस टाइप की सॉइल होगी, लेकिन उसके बाद भी हमको डिफरेंस कहाँ देखने को मिलते हैं? भले पेरेंटल रॉक सेम हो लेकिन क्लाइमेट अलग है ना, तो सॉइल भी अलग हो जाएगी। इस वजह से ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन व्हाट बेसिस सॉइल आर क्लासिफाइड? तो आंसर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप की सॉइल होती है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने किया? तो ICAR, फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने 8 टाइप्स की सॉइल हमको बताई है। क्या क्या है? एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट और मार्शी या पेटी सॉइल। ओके, यहाँ पे लिखा है कि माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल जो है वो आपको माउंटेनियस रीजन में ही मिलेंगी, लेकिन दोनों का एल्टीट्यूड अलग है। माउंटेनियस सॉइल के थोड़ा और हाइट में जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो हमको फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। अब हम देखेंगे एक एक करके सारी सॉइल्स को। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। तो ये याद रखना है कि ये कितने % एरिया में है? तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल ही दिखेगी, विच इज़ 43% ऑफ द टोटल एरिया। अच्छा, अब आपको पता है कि हिमालय से गंगा आ रही है, फिर ब्रह्मपुत्र और इंदस, ये सारी रिवर्स जब हिमालय से आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और ये सेडिमेंट्स ये नीचे डिपोजिट कर देती हैं जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियम। ठीक है, इस वजह से दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन। पूरा नॉर्दर्न प्लेन यानी कि जो गंगा का रास्ता है नॉर्दर्न प्लेन, वो पूरे में हमको जो मिट्टी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, क्योंकि वो एलुवियम डिपोजिट से बनी होती है। ब्रह्मपुत्र वैली में हो गया, फिर सतलज यानी कि इंदस, एंड देयर इज लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। फर्टाइल तो होती है लेकिन देखो हर जगह फर्टिलिटी भी एक जैसी नहीं है। यहाँ पे किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस। उसका भी सॉल्यूशन है। अगर एलुवियल सॉइल में हमको नाइट्रोजन का कंटेंट मेंटेन करके चलना है तो इसमें एक बार पल्सेस का प्रोडक्शन कर दो। अगर हम एक बार इसमें पल्सेस ग्रो कर देंगे तो नाइट्रोजन कंटेंट यहाँ पे अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स कैन बी ग्रोन। डन। चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारा रेड सॉइल। कितने % में है? पहले तो याद रखना है 19% एरिया में है ये। अब इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है। साउथ में देखेंगे तो तमिलनाडु पेनिनसुला रीजन में, फिर यहाँ पे बुंदेलखंड, फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, यहाँ पे राजमहल हिल्स, और इधर पर कच्छ। ठीक है, तो इतने पूरे एरिया में रेड सॉइल स्प्रेड है। ये बुंदेलखंड क्या है? देखो, तो आज का जो यूपी है और उसके नीचे क्या आता है? एमपी। तो यूपी और एमपी के जो बीच वाला हिस्सा है, दोनों को मिला दो तो जो बीच वाला हिस्सा बनता है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड। ओके,
तो यहाँ पर हमको रेड सॉइल देखने को मिलती है। सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो विद द सॉइल इज रेड इन कलर। अच्छा, अब रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड है। लेकिन अगर हम इसको डिग करेंगे तो नीचे इसका कलर कैसा निकलता है? येलो। ओके, फिर लाइम ग्रेवल कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। इसमें भी लाइम ग्रेवल कार्बोनेट नहीं होता, इसमें इस चीज की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा लाइम, मैग्नीशियम फोस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटेश इन द सॉइल। तो इधर पे लाइम, मैग्नीशियम, फोस्फेट, नाइट्रोजन और पोटेश की कमी होती है इस सॉइल में। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जिस चीज की कमी है वो पूरा कर देता है केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? मिलेट का, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। चलो, तीसरा है ब्लैक सॉइल। वैसे ये टॉपिक आपने 9th में भी पढ़ा था। आपको पता है कि ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी किसके लिए होती है? कॉटन के लिए होती है। तो ब्लैक या रेगुर सॉइल, पहले तो नाम याद रखना कि उसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। कितने % एरिया में है? 15% एरिया में है। अब दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। जब लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और जहाँ इग्नियस रॉक है उधर जो मिट्टी है वो कहलाती है ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे क्या बोला है? दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डेक्कन लावा। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न MP, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। और गुजरात में हमको देखने को मिलेगी सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट, है ना, क्योंकि डेक्कन लावा, तो ये मेन रोल कौन प्ले करेगा? लावा रॉक्स। और क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सॉइल के फॉर्मेशन। दूसरी बात, इस सॉइल में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है? तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का प्रोपोर्शन इस सॉइल में ज्यादा होता है और ये काफी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। और इसकी कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, यानी कि ये जो सॉइल है ये पानी बहुत ज़्यादा सोख सकती है। तो पानी की सोखने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे? रिटेनिंग मोर मॉइस्चर इसकी ज़्यादा होती है। जब ये सॉइल सूख जाती है, जब एकदम सूख जाती है तो इस तरीके से क्रैक्स पड़ जाते हैं सॉइल में, है ना, जब एकदम ड्राई हो जाती है तब। और इन्हीं क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं? फिशर्स बोलते हैं। कौन कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो कॉटन ऑब्वियसली, देन लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द। और मोर फर्टाइल या मोर सूटेबल फॉर कॉटन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल। अब इसका ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया वर्ड। सो इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब होता है अ ब्रिक। अब ये भी रेड कलर की है लेकिन कम फर्टाइल है रेड सॉइल से। तो रेड कलर की क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है। व्हेन दिस सॉइल बिकम्स वेट स्मूथ लाइक बटर, जब ये मिट्टी गीली होती है बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन जैसे ही पूरा मॉइस्चर सूख जाता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू चेंजेस ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। अच्छा, अब ये मिट्टी कैसी है कि सिलिका बेस्ड मटेरियल को इतना नहीं सोखती और आयरन बेस्ड मटेरियल को ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा है? रेड है। ठीक है, देन हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर में आपको देखने को मिलेगी, इसमें आयरन, पोटेश, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है लेकिन ये कम फर्टाइल होती है। उसके बाद भी फर्टिलाइजर यूज करके हम कॉटन, पैडी, रागी, शुगरकेन, टी, कॉफी, कैश्यू, इन सब का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, चलो देन कम्स डेजर्ट सॉइल। कहाँ देखने को मिलेगा? एकदम ऐसे एरिया जहाँ बारिश ना के बराबर होती है या बिल्कुल नहीं होती, तो सूखा एरिया जो होता है एरिड और सेमी एरिड। सैंडी होती है, इनफर्टाइल होती है। मोर डिजोल्व मटेरियल कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब में इस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है। गुजरात में, कच्छ में और कुछ पार्ट सौराष्ट्र के। लेकिन इरिगेशन, अब देखो यहाँ पे मेन क्या मसला है कि रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे दे दें और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो मिलेट और ज्वार जैसे क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन इस सॉइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है माउंटेन सॉइल। अब आपको यहाँ पर एल्टीट्यूड याद रखना है इसका। 2700 to 3000 मीटर्स पर ये सॉइल मिलती है इन द वैली एंड स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयाज। इट इज़ वेरी थिन लेयर एंड इज अंडर डेवलप्ड। लेयर थिन होती है और नई मिट्टी होती है। अंडर डेवलप यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी ये नहीं होती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, यहाँ पर माउंटेन सॉइल मिलेगी। जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट ट्रीज, तो जब अब आप उत्तराखंड साइड घूमने जाओगे, कश्मीर साइड घूमने जाओगे, तो जहां पर आपको पाइन और चिट ट्रीज दिखेंगे समझ जाना वहां पर कौन सी सॉइल है, माउंटेन सॉइल। फिर आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, थोड़ा उससे और ऊपर, यानी कि माउंटेन सॉइल के ऊपर ही हमको मिल जाएगी फॉरेस्ट सॉइल, 3000 to 3100 मीटर्स इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। 9th में पढ़ा था ना, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड द तेरह रीजन्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स। देखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि ये यहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती। अब जब सनलाइट ज़मीन तक नहीं पहुँच रही है तो जितने भी पत्ते नीचे गिरे हैं झड़ के, वो सब डिके हो जाते हैं। वरना अगर सनलाइट पड़ती तो सारे पत्ते सूख जाते, लेकिन नहीं पड़ती है तो क्या होता है, सारे पत्ते खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है ना उसका कलर ब्लैक होने लगता है। ओके, तो देखो इट इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमस कॉज ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स। ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाएगा ना। ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितनी भी लीव्स हैं वो सब डिके हो जाते हैं, तो जो पहली लेयर है, जो लैंड है, वो किस कलर का हो जाता है? ब्लैक। लेकिन जब आप उसको डिक करोगे अंदर तो वो ब्लू और रेड कलर की मिलेगी व्हाइल गोइंग डाउन विद इन दी लैंड। क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्योंकि माउंटेन में है तो टी कॉफी तो आएगा। सो टी कॉफी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ले, पेडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। और ये सॉइल काफ़ी लिमिटेड एरिया में है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये सॉइल काफ़ी लिमिटेड एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगी। और लास्ट है हमारा मार्शी एंड पेटी सॉइल इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। अच्छा, अब देखो इस सॉइल में ना एक्सेस बायोटिक एलिमेंट्स है, एक्सेस ह्यूमन है, जरूरत से ज्यादा ह्यूमस है इसमें। रेनी सीजन में दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर एंड द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन। तो ये जो डेल्टा रीजन होते हैं, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये पूरी ज़मीन पानी से भर जाती है। अब जैसे ही पानी चला जाएगा उसके बाद इस मिट्टी में पैडी का प्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है पैडी सबसे ज़्यादा वाटर मांगती है, सबसे ज़्यादा जो पानी की ज़रूरत होती है वो पैडी के कल्टीवेशन में होती है। तो इसलिए बारिश में ये जो लैंड होता है वो पूरा पानी से भर जाता है। जैसे ही पानी गया तो इस मिट्टी में हम पैडी कल्टीवेट कर देते हैं। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स, है ना, एंड मिनरल्स इन सच सॉइल्स। बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स ना जरूरत से ज्यादा है, बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फोस्फेट एंड पोटैश, इनकी डेफिशिएंसी होती है। ये हमको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर हमको मार्शी या पैटी सॉइल देखने को मिलेगी। दिस सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, और ये भी ज़्यादा एरिया में नहीं है। खासकर डेल्टा रीजन जो होते हैं, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और सोशल साइंस। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज जिससे आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, देन हैंड रिटन नोट्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ऐप में मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दोनों सब्जेक्ट के, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ गाला पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन, ये तीन चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। एंड्रॉइड में आप UGT सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ओके, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसको हमको क्यों रोकना है, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। तो सॉइल इरोजन मतलब जब लैंड पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यू टू एयर और वाटर,
उसको क्या बोलते हैं हम, सॉइल इरोजन। अब उससे क्या होता है कि पहली लेयर जहाँ वेजिटेशन पॉसिबल है वो चली गई, यानी कि सॉइल इरोड हो गई, तो अब वेजिटेशन भी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके हमारा वेजिटेशन कम हो जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन को पड़ेगा ही। देखो यहाँ पे पिक्चर है, ये इस तरीके से फ्लड आया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो पूरी लेयर है ये ट्रांसफर हो गई, ये जो पार्टिकल्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे पूरा वेजिटेशन जो होता था पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, इट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. Natural forces क्या है, या तो हवा या पानी, तो एयर और वाटर की वजह से जो पहली लेयर चली जाती है उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और देखो यहाँ क्या लिखा है, इट टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। अभी हमने देखा सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कितना ग्रेजुअल है, कितना स्लो है ना, तो ये लेयर बनने में हजारों साल चले जाते हैं, और अगर ये लेयर चली गई एक बार तो दोबारा हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व इट। If the soil particles are carried away because of heavy rain या stormy winds, agriculture production decrease हो जाएगा। जब soil erode हो गई, वो लेयर ही चली गई जो जहाँ vegetation possible है, तो सीधी सी बात है हमारा agriculture production भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसलिए ये ज़रूरी है। तो soil erosion should be prevented। देखो यहाँ पर ये भी दूसरा एग्जाम्पल है, बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से ये पूरा जो लैंड है यहाँ के पूरा आगे ट्रांसफर चला गया और यहाँ पे ऐसा गड्ढा हो गया, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। नाउ अब हमको प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर सॉइल इंटैक्ट रहेगी तो इतनी जल्दी पानी के साथ नहीं बहेगी, लेकिन अगर सॉइल लूज होगी तो आसानी से इरोड हो सकती है। और लूज कैसे हो जाती है, जब एक्सेसिव ग्रेजिंग होता है, जो कैटल लेकर जाते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर ग्रेजिंग कर ले तो जो लैंड है वो लूज हो जाता है। अगर मिट्टी लूज हो गई तो हवा या पानी से वो आसानी से आगे चली जाएगी। तो हमको यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है सबसे पहले तो लिमिटेड में, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन लिमिट होनी चाहिए कि कितना वहाँ ग्रेजिंग एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टोर मैथड इन स्लोपी रीजन। अब ये कॉन्टोर मैथड क्या होता है, जैसे स्लोपी रीजन यानी कि इस तरीके का लैंड है, ओके, अब इस लैंड को लेवल अप करके फिर एग्रीकल्चर करना नहीं, लैंड कैसा है, नेचुरल फॉर्म उसका कैसा है, स्लोपी है, तो इसी फॉर्म में ही एग्रीकल्चर करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टोर मेथड, ठीक है। तो जो नेचुरल फॉर्म होता है लैंड का, उसी की तरह उसी की फॉर्म में वेजिटेशन करना इस कॉन्टोर मेथड। और ये इसलिए किया जाता है ताकि देखो अगर पानी आएगा, ठीक है, वाटर फ्लो होगा तो आसानी से, स्लोपी है तो आसानी से चला जाएगा, ठीक है, अगर सीधा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा हो सकता है। ट्रीज प्लांट करो, सीधी सी बात है, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना कम सॉइल इरोजन होगा। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, जहाँ स्ट्रीम्स है वहाँ चेक डैम कंस्ट्रक्ट करो। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर, तो हमको जो सीड हम सो करते हैं काफ़ी डीप जाके सो करना है, तो जितने अंदर उसके रूट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। ओके, अब आता है सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने देखा सॉइल इरोजन किस तरीके से कम हो सकता है, रेमेडीज। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सॉइल को इरोड होने से बचाना, सिंपल। So it means to prevent soil erosion and to maintain its quality. Soil की क्वालिटी को मेंटेन करना और soil erosion ना होने देना is soil conservation. It is directly connected to retain the soil particles at their original place. इसका मतलब क्या है कि soil particles को उन्हीं की जगह पर हमको रखना है, उनको ट्रांसफर नहीं होने देना है। Different remedies are used at different places in the world according to its location and problem. ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन है हर जगह अप्लाई हो जाएगा, नहीं, हर जगह रीजन अलग है, हर जगह सॉइल अलग है, हर जगह लैंड फॉर्म अलग है, तो हर जगह पर अपने अपने हिसाब से सॉइल कंजर्वेशन का जो मेथड्स हैं वो चालू है। अगर इस सॉइल को कंजर्व नहीं किया देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स व्हिच एनहांसेस द रिस्क अगेंस्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अगर सॉइल नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फ्लड भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एट द एंड ह्यूमंस को सफर करना पड़ेगा। द सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी।
अब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन देखो, सरफेस रन ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसा स्लोपी रीजन है तो यहाँ पे तुरंत पानी बह जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा इधर पे जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगेगा और आसानी से पानी बह जाएगा, तो सॉइल पार्टिकल्स इतने ज़्यादा इरोड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकुलेट्स लेस इन सॉइल। ओके, अब यहाँ पे देखो, वाटर हार्वेस्टिंग इन टेरेस स्लोप, मोस्ट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड देयर इन। अब ये स्लोप है, लेकिन इस स्लोपी एरिया में बीच बीच में गड्ढे कर दिए। इसका रीजन क्या है कि जब पानी आएगा तो इन गड्ढों में भर जाएगा और जो भी एक्सेस होगा वो बह जाएगा। देखो इस तरीके से ये जो गड्ढे हैं ये फिल हो गए। इससे फायदा क्या होगा कि इन गड्ढों में पानी भरा है, धीरे धीरे करके ये पानी सोखता जाएगा, यानी कि परकुलेट होगा। परकुलेट्स का मतलब क्या होता है, जब जमीन पानी सोखती है, ठीक है। अब जब ये पानी अंदर जाएगा, परकुलेट होगा, तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो दो काम हो जाएंगे, सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन भी हो गया, दूसरा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बढ़ गया, ठीक है। चलो, नाउ रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है? द रूट्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप दी सॉइल पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। रिवर गॉर्जेस और माउंटेन स्लोप्स में ट्रीज हमको प्लांट करनी चाहिए, क्योंकि वो स्लोपी रीजन है जहाँ पर आसानी से सॉइल इरोजन हो सकता है। तो अगर वहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो सॉइल जो है इरोड नहीं होगी। अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर। अच्छा देखो, डेजर्ट रीजन में क्या होता है कि जब आंधी चलती है तो जो मिट्टी है वो आसानी से इधर उधर ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया है वो एक्सटेंड हो रहा है। ओके, जो डेजर्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो लेकिन हमको पता है कि डेजर्ट में ऐसा वेजिटेशन नहीं होता। 9th में पढ़ा था, कौन सा वेजिटेशन होता है, थॉर्नी वेजिटेशन होता है वहां पर। तो जिस भी तरह का वेजिटेशन होता है हमको वहाँ पर जो ट्रीज हैं वो प्लांट कर देनी है। वो ट्रीज क्या करेंगी, इस डेजर्ट को एक्सपांड होने से रोकेंगी, क्योंकि अभी तो कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है मिट्टी के आगे। तो अगर बहुत तेज हवा चली तो आसानी से डेजर्ट एक्सपांड हो गया, लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ लगा दिए, सीरीज ऑफ प्लांट्स वहाँ पे हमने ग्रो कर दी, तो डेजर्ट एक्सपांशन भी कम हो जाएगा। ओके, इट विल स्टॉप एडवांसिंग डेजर्ट। चलो, द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग इट्स फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है, जब फ्लड आता है। तो फ्लड कैसे कंट्रोल करना है, हमको पता है कि ये रिवर इस मार्क के ऊपर आई, यानी कि अब ये ओवरफ्लो होने वाली है, तो इसके पानी को ऐसी जगह डाइवर्ट कर दो जो जगह सूखी है। ऐसे रिवर बेड्स जो ड्राई है वहाँ पर हम इसका पानी डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डैम, चेक डैम्स बना के ये चीज़ की जा सकती है, ठीक है। चलो, फिर अनरिस्ट्रिक्ट पास्चरिंग, अभी मैंने बताया जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है तब जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है, और लूज मिट्टी आसानी से अपनी जगह से हट जाएगी तो सॉइल इरोजन हो जाता है, तो वो हमको रोकना है। फिर हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, ये सब होना चाहिए। देखो, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, जिस तरीके का स्लोप है उसी स्लोप में कल्टीवेशन कर दो। उस नेचर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उस नेचुरल लैंड फॉर्म को हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्लांट है तो उसको पहले हमने लेवल अप कर दिया फिर कर रहे हैं, नहीं, जैसा है उसी में एग्रीकल्चर करो। तो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल, और दूसरा टेरेस फार्म। अभी मैंने आपको बताया, ये डायग्राम था ना ये वाला, जहाँ पे गड्ढे कर दिए जाते हैं तो पानी भर जाता है और धीरे धीरे पानी परकुलेट होता रहता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। नाउ ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल व्हिच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। देखो, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें ह्यूमस कंटेंट बढ़ाना चाहिए। अब ह्यूमस कंटेंट कैसे, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या फिर खाने का जो भी वेस्ट होता है, अगर वो हम मिट्टी में डाल दें तो वो सब डिके होके उसमें ह्यूमस कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। फिर बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज सॉइल कैन बी कंजर्व। ये सारे मेथड अगर हम अप्लाई करें तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। Thus, conservation of soil is a strong necessity today. Government, society and the people should work together for its conservation. तो आज की जो ज़रूरत है वो क्या है, सॉइल कंजर्वेशन। और इस चीज़ में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सिटीजन्स को भी साथ देना पड़ेगा। और हमको ये समझना है कि सॉइल एक ऐसा रिसोर्सेज है कि अगर सॉइल ख़त्म हो गया तो हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा, वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस पर ही खतरा आ जाएगा। सो सॉइल कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ टुडे। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।